फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जैसा कि पहली क्लास हुई थी और हमने कुछ बेसिक चीजें, पहली जो यूनिट है, पहली जो हमारी इकाई है बेटा कौन सी, मात्रक तथा मापन के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने वहां पे पढ़ ली थी। आज जो बेटा उसके आगे जो शुरू करते हैं हम, तो जो आज हमारा टॉपिक है क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पूर्वलग्न। तो आज हम पूर्वलग्न के बारे में बात करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में यूज होते हैं। तो पूर्वलग्न क्या होता है बेटा? पूर्वलग्न बेटा वो शब्द होते हैं, छोटे शब्द, जो किसी राशि के आगे लगकर उस राशि को छोटा या बड़ा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मीटर की, मीटर किसकी इकाई होती है? लंबाई को मापने की इकाई होती है मीटर। लेकिन अगर मीटर के आगे हम किलो लगा दें तो बन जाता है किलोमीटर। क्या बन जाता है? किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या है? मीटर से बड़ा है, उससे बड़ी राशि है। तो क्या क्या किलो को हमने यहाँ पे बड़ा बनाने के लिए उसके आगे एक कौन सी पूर्वलग्न यूज किया? किलो का। ऐसे ही बात करें, अगर मीटर के आगे हम क्या लगा दें बेटा? मिली लगा दें, मिली, तो क्या हो जाता है? मीटर को छोटा कर देता है, मतलब ये छोटी राशि है। मिलीमीटर क्या हो जाएगा? मिलीमीटर, जो कि मीटर से छोटी राशि है। तो यहाँ पर जो मिली जो शब्द यूज किया हमने, वो भी क्या है बेटा? एक तरह का पूर्वलग्न है। तो वह शब्द जो किसी राशि के आगे लगकर उस राशि को छोटा या बड़ा कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्वलग्न कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पूर्वलग्न हमने लिखे हैं बेटा, जिनको आप एक क्या करेंगे, कॉपी में उतार लेंगे और इनको याद कर लेंगे। साथ साथ उनकी 10 की घाते को भी याद कर लेंगे और उनके प्रतीक भी याद कर लेंगे। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कन्वर्जन में। अब हम बात भी करेंगे कि कैसे हम इनको कन्वर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पूर्वलग्न की बात करते हैं बेटा। फेम्टो एक पूर्वलग्न होता है जिसका 10 की घात होती है 10 की घात -15। ऐसे ही पीको का होता है 10 की घात -12, नैनो का 10 की घात -9, माइक्रो का 10 की घात -6, मिली का 10 की घात -3, सेंटी का 10 की घात -2, डेसी का 10 की घात -1, डेका का 10 की घात 1, हेक्टो का 10 की घात 2, किलो का 10 की घात 3, मेगा का 10 की घात 6, गीगा का 10 की घात 9, टेरा का 10 की घात 12 और पेंटा का 10 की घात 15। ये हमारे कुछ पूर्वलग्न हो गए और उनकी 10 की घात हो गई। अब जरा पूर्वलग्न के प्रतीक भी एक बार देख लेते हैं हम। फेम्टो को स्मॉल f से लिखते हैं, पीको को स्मॉल p से, नैनो को स्मॉल n से, माइक्रो को स्मॉल u से, मिली को स्मॉल m से, सेंटी को स्मॉल c से, डेसी को स्मॉल d से, डेका को da से, हेक्टो को स्मॉल h से, किलो को कैपिटल K से, मेगा को कैपिटल M से, गीगा को कैपिटल G से, टेरा को कैपिटल T से और पेंटा को कैपिटल P से। तो ये इनके प्रतीक हो गए जो पूर्वलग्न को हमारे दर्शाते हैं, कैसे इनको लिखते हैं। अब जरा उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं और पूर्वलग्न का कैसे यूज करते हैं। अगर हम बेटा बात करें, फॉर एग्जाम्पल लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारे किस में मापते हैं बेटा? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। हमने कहा कि हमको लिखना है मीटर तो है ही, अगर मीटर के आगे हम कोई एक पूर्वलग्न यूज कर लेते हैं। हमने कहा कि हमको किलोमीटर लिखना है। क्या लिखना है? किलोमीटर। तो किलोमीटर के लिए हमने किलो यूज किया, तो ये बन गया पूरा क्या? किलोमीटर। यानी कि अब मीटर से किलोमीटर को हमने बड़ा कर दिया। किलोमीटर क्या है? मीटर से बड़ा है। तो अब जो किलोमीटर होगा, किलोमीटर जो होगा, तो यानी 1 किलोमीटर जो होगा, अब हम किलो लिखे ना बेटा, तो किलो कहाँ है बेटा? किलो कहाँ है? किलो यहाँ पे है। यानी कि ये किलो अगर हमको लिखना है तो 10 की घात 3 से हमको जाना पड़ेगा। तो यानी 1 किलोमीटर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 10 की घात 3 मीटर होगा। हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो जिसमें जा रहे हैं उसकी एक मात्रा 1 किलोमीटर कितना होगा? जितना ये पावर दिया है उसके बराबर होगा, है ना बेटा। तो मीटर से किलोमीटर जाना है तो 10 की घात 3 लिखेंगे और उस राशि को लिख देंगे जिसमें से हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 10 की घात 3 किलोमीटर। ऐसे बेटा अगर हमको मिली की बात करें, किसकी बात करें? मिली की बात करें। हमने कहा मिलीमीटर हमको पता करना है कि मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मिलीमीटर के लिए बेटा कहां जाएंगे? मिलीमीटर के लिए कहां जाएंगे? मिली के लिए हमारे कहां है बेटा? ये है 10 की घात -2, मतलब कि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। यहां से हम आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब जरा इनको हम प्रतीक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर मीटर को हमको बदलना है मिलीमीटर में, तो मीटर का प्रतीक क्या होता है बेटा? मीटर का प्रतीक कितना होता है? हमने m माना मीटर का प्रतीक होता है। तो 10 की घात -2 जो मीटर होगा ये किसके बराबर होगा? यहां लिखा है क्या बेटा? मिलीमीटर। तो
एक मीटर का तो प्रतीक हमको पता है कि m ही होगा। अब मिली का प्रतीक क्या बेटा हमने यहां से देखा, मिली का प्रतीक क्या होता है, यहाँ पे मिली का प्रतीक भी स्मॉल m होता है। तो क्या लिखेंगे ये, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर यहाँ भी आ गए। जरा उस किलोमीटर को भी समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। हमने कहा अगर यहाँ पर, चलो सेंटी को समझ लेते हैं, सेंटीमीटर को समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर हमें सेंटीमीटर को पता करना है कि सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर, देखो बेटा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसमें कहां है, सेंटी ये बेटा है। तो सेंटी अगर हमने लगाया किसी मीटर के आगे, तो मीटर का 1 सेंटी लगाया तो क्या बन गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो हमारा होगा बेटा कितना होगा 10⁻2 मीटर के बराबर, यानी 10⁻2 मीटर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10⁻2। अगर इसको प्रतीक के रूप में चाहें तो मीटर को लिखेंगे m में ही बेटा, और ये भी 10⁻2 मीटर हो गया। और सेंटी लिखने के लिए बेटा क्या करेंगे, सेंटी का क्या होगा, सेंटी का होगा हमारा ये c, यानी 1 सेंटीमीटर, cm 1 cm बराबर कितना होगा 10⁻2 m, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हो गए। अब जरा लंबाई के साथ साथ हम जरा दूसरे राशि को भी देख लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो जरा देख लेते हैं, किसी द्रव की बात करते हैं। हमने कहा कि 1 लीटर को बदल के दिखाओ, 1 लीटर को मिलीलीटर बदल के दिखाओ, या 1 किलोलीटर को लीटर बदल के दिखाओ। तो हमने कहा भैया जो मान लो 1 लीटर लेते हैं, लीटर, 1 लीटर को अगर किलोलीटर बदलना है, किसमें बेटा किलोलीटर बदलना है, तो हमको पता है किलो कहां है बेटा, किलो कहां है, किलो कहां है, किलो ये है। तो लीटर है, अगर इसके आगे हमको किलो लिखना है, लीटर के आगे किलो लिखना है, तो अगर हम किलो हमने लिख दिया, लीटर का किलो लिख दिया, लीटर का तो ये बन गया किलो लीटर बन गया। अब 1 किलो लीटर कितना होगा, 1 किलो लीटर बराबर कितना होगा, कितने लीटर के बराबर, यहाँ देखो किलो में कितना आता है 10⁻3 आता है, यानी 1 किलो लीटर कितना होगा बेटा 10⁻3 लीटर के बराबर होगा, 10⁻3 लीटर के बराबर होगा। ठीक है बात समझ में आई। अब इसको अगर प्रतीक करना चाहे तो 1 लीटर का क्या होता है चिन्ह बेटा L होता है, और किलो का क्या होता है, किलो का क्या होता है कैपिटल के, क्या होता है कैपिटल के। तो 1 किलो लीटर बराबर 10⁻3 लीटर। हम इसको प्रतीक में भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं, 1 किलो लीटर बराबर 10⁻3। अब मिलीमीटर में भी बदल के देख लेते हैं एक बार। हमने कहा मिलीमीटर बदल लेते हैं, मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो हमने अगर हमको मिलीलीटर में चाहिए तो 1 मिली, जैसे ही 1 मिली हम लिखेंगे, मिली लगाएंगे लीटर के आगे, 1 मिलीलीटर कितना होगा बेटा, मिली कहां गया, मिली होता है 10⁻3, यानी 1 मिलीलीटर बराबर 10⁻3 लीटर, 10⁻3 लीटर यहां से निकल आएगा। अगर इसको प्रतीक में लिखना चाहें तो लीटर का होता है L बराबर कितना 10⁻3 लीटर का हो गया L, लेकिन यहां लगाना है हमको मिली, तो मिली क्या होता है बेटा, क्या होता है मिली m, यानी 1 ml बराबर 10⁻3 लीटर। तो यहां से हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे पूर्वलग्न को हम यूज करते हैं और कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग को अभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा अब जो हमको पढ़ना है वो क्या है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। इसके पहले हमने बेटा पढ़ा था कि मात्रक को, जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसमें मात्रक को हमने 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक के रूप में हमने बांटा था। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। वो मात्रक क्या होते हैं, अपने आप में स्वच्छंद होते हैं, वो अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। लेकिन अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो इसमें 2 पूरक मात्रक भी हो सकते हैं, 2 मूल मात्रक भी हो सकते हैं, और या फिर 1 पूरक और 1 मूल मात्रक भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर अकेला नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 मूल हो सकते हैं, 2 पूरक हो सकते हैं, या 1 मूल और 1 पूरक हो सकता है। तो जब ऐसे मात्रक बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बेटा हमको किसी चाहिए बेटा चाल का मात्रक चाहिए, चाल का मात्रक निकालना है। अब चाल का मात्रक निकालना है तो चाल का मात्रक तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब फार्मूला दिया है, फार्मूला हमको पता है। अब इससे मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जो इसके मात्रक में फार्मूला दिया हुआ उसकी जगह उसका मात्रक रख देते हैं। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए हम दूरी का मात्रक रख देते हैं और समय का मात्रक देते हैं। इस दूरी का मात्रक हमको पता है क्या होता है बेटा, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी क्या होता है, लंबाई होती है तो उसका मात्रक क्या होगा मीटर, और बटे क्या किया बेटा, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं।
मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या हो गया बेटा, चाल का मात्रक हो गया। अब इसमें देखो बेटा, इसमें दो तरह के हमारे मूल मात्रक यूज हुए हैं, एक मीटर और एक सेकंड। अकेला यहाँ कोई नहीं है, एक मीटर है एक सेकंड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जिसमें दो या दो से अधिक मात्रक वो यूज होते हैं, वो क्या हो बेटा, एक तो हमारा या तो मूल मात्रक हो सकते हैं या पूरक मात्रक हो सकते हैं। तो ऐसे अगर दो मात्रक हमारे यूज हो रहे हैं तो वो सब किससे होगा बेटा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपसे कोई कहता है कि घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक क्या होगा। या घनत्व को जाने से पहले हम बात करते हैं, माना कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। हम निकालते हैं क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल की मात्रा की बात करें तो क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का हमको मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर रख देंगे लंबाई का मात्रक, गुणे रख देंगे चौड़ाई का मात्रक। अब लंबाई का मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है बेटा, मीटर होता है और गुणे चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, चौड़ाई किसमें नापते हैं, अगर कोई चौड़ाई को नापनी हो तो किसमें नापते हैं, वो भी तो मीटर में ही मापेंगे, है ना बेटा। चौड़ाई किलोग्राम में थोड़ी मापते हैं। अरे मान लो किसी चीज का तुम्हें लंबाई चौड़ाई मापनी है तो लंबाई कहोगे 4 मीटर, चौड़ाई कहोगे 2 मीटर, तो मापते तो मीटर में ही है ना। तो एक तरह का मात्रक क्या हुआ, उसका मीटर ही तो हुआ। तो चौड़ाई क्या हुआ, चौड़ाई का ही मात्रक मीटर हो गया। तो इस प्रकार क्षेत्रफल का जो मात्रक निकल के आया बेटा क्या हुआ, m गुणे m यानी m स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मीटर दो जगह यूज हुए हैं लेकिन 2 बार यूज हुआ है। अगर एक बार यूज होता तो बेटा वो कौन सा मात्रक होता, मूल मात्रक होता, लेकिन मीटर यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, इसलिए क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एक ही मात्रक 2 बार भी अगर यूज है तो भी क्या बेटा होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो आई थिंक व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है समझ में सबको आ गया होगा, दो मूल मात्रक या दो मूल मात्रक ही हो या एक मूल मात्रक एक क्या बेटा पूरक मात्रक हो या दोनों पूरक मात्रक हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, वो मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। हाँ, 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। सिंगल होगा तो बेटा वो मूल मात्रक हो जाएगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक भी हो जाए तो भी वो हमारा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो आई थिंक व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, हमें अगर कोई लंबाई मापनी है, फॉर एग्जांपल ये हमको इस पेन की लंबाई अगर नापनी है तो कैसे नाप सकते हैं, या तो हम फीता ले लें उससे नाप लें या स्केल ले लें उससे नाप लें। तो हम अगर हमारे पास सामने कोई चीज है तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं, उसको करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर कोई चीज ऐसी है जो बहुत बड़ी है, जिसको हम किसी स्केल या किसी फीते से नाप नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बेटा प्रत्यक्ष विधि वो विधि होती है जिसमें हम सामने से किसी चीज को नाप सकते हैं, जैसे स्केल द्वारा, फीता द्वारा या वर्नियर कैलिपर द्वारा नाप सकते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि वो होती है जिसमें किसी चीज को हम सामने से नाप नहीं सकते, तो उसके लिए अन्य विधियां यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई पहाड़ हमसे या सामने पहाड़ आपको दिख रहा है, अब हमको नहीं पता है कि पहाड़ कितनी दूरी पर है, तो बेटा क्या स्केल फीता लेके नापेंगे, उसको नापना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, इसमें हम अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि में कई सारी विधियां होती है बेटा, प्रतिध्वनि विधि, रडार विधि, त्रिभुजन विधि, लंबन विधि, अन्य और सारी विधियां होती हैं, लेकिन कुछ मेन विधियों की हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा प्रतिध्वनि विधि की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई एक पहाड़ है, यहाँ पर एक कोई पहाड़ है बेटा, ये क्या है, पहाड़ है, और यहां से मान लो हमको यहाँ पर हम खड़े हैं, इस एक बिंदु पर हम खड़े हैं और ये पहाड़ है बेटा, ये मान लो पहाड़ है। हमको पता करना है कि इस पहाड़ की दूरी हमारे बिंदु से कितनी है, हमारे बिंदु से इस पहाड़ की दूरी कितनी है। तो हम प्रतिध्वनि विधि द्वारा आराम से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं बेटा, यहां से हम एक आवाज निकालेंगे, आवाज, वो आवाज जाएगी और इस पहाड़ी से टकरा के फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगी। उसकी हमें इको सुनाई पड़ेगा, उसकी क्या सुनाई पड़ेगा, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। क्या सुनाई पड़ेगी, प्रतिध्वनि। इको मतलब क्या, कभी आपने देखा होगा कि जब आप सिनेमा हॉल में कहीं मूवी देखने गए हो तो जो आवाज बोलता है वो आवाज हमारी गूंजती है, क्या बेटा, इको, उसकी सुनाई पड़ती है, वो बार बार गूंजती है। क्यों, क्योंकि वो दीवार से टकरा के कुछ देर में हमारे तक पहुंचती है तो इको होने लगती है। सेम ऐसी बात करते हैं। या फिर अगर कभी आप जाओ किसी पहाड़ी में, अगर वहां चिल्लाओ तो कुछ देर बाद आपको आवाज वहां से उल्टा वापस आती है, वो क्या होती है, हमारी प्रतिध्वनि होती है। तो इसी प्रकार हम इसको नाप सकते हैं। हमने कहा यहां से हमने एक आवाज छोड़ी,
ये आवाज जब पहाड़ी से टकरा के बेटा क्या करेगी, वो यहाँ तक वापस आएगी, यहाँ तक वापस आएगी। मान लिया कि इसको हमने जब बोला और जब आवाज वापस हमको सुनाई पड़ी, उसके बीच में कुल समय लगता है बेटा टी का समय लगता है। हमने मान लिया टी का समय लगता है, ठीक है, टी का समय लगता है। अब हमको पता है अगर टी का समय लगता है और हमें इसकी चाल, जो ये चाल है, ये चाल पता चल जाए, मतलब कि आवाज जो भी छोड़ी वो आवाज को वहां तक पहुंचने और वापस आने में जो अगर टी समय लगता है और साथ साथ अगर उसकी चलने की चाल पता चल जाए, यानी मान लो इसकी चाल क्या है बेटा v है, ये चलने की चाल इसकी क्या है बेटा v है, यानी v मीटर पर सेकंड अगर इसकी चाल है और हमें समय पता चल गया, तो क्या दूरी हमने निकाल सकते, क्या दूरी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दूरी मान लो अगर हम मान लें कि इनके बीच की दूरी क्या है बेटा d है, क्या है बेटा d है, तो d यानी d बराबर यानी दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय ही तो होता है हमारा फार्मूला बेटा, क्या होता है, चाल गुणे समय ही तो फार्मूला होता है, यानी दूरी जो होगी वो चाल गुणे समय के बराबर होगी। लेकिन यहां से बेटा ध्यान दो, यहाँ पर बात ये आई कि जो हमने समय लिया है, समय तो यहां से गया फिर लौट के आया, तो समय तो बेटा क्या दुगना समय हो गया। यानी जो टी हमारा लग रहा है, ये टी एक्चुअल में क्या है, ये टी हमारा दिखा रहा है, ये इसकी यहां से गया यहां से लौट के आया, तो दूरी दिखा रहा है, दूरी कितनी बेटा, यहां से और यहां तक, यानी दूरी कितनी, दो बार हो गई, कितनी बेटा, ये दूरी दो बार हो गई, मतलब कि हमें इसको आधा करना पड़ेगा, क्या बेटा, इसको आधा करना पड़ेगा, इसको आधा करना पड़ेगा, तब जाके हमको d मिलेगा एक्चुअली। यानी v गुणे टी बटे 2 अगर हम कर देंगे, v गुणे टी जितनी दूरी है उसको अगर बटे 2 कर दें, तो जो दूरी निकल के आएगी वो हमारी इस पहाड़ की दूरी होगी, क्या होगी बेटा, पहाड़ की दूरी होगी। तो यहां से हम ये जो दूरी है निकाल सकते हैं, v गुणे टी बटे 2 करके आराम से हम इस पहाड़ की दूरी निकाल सकते हैं। ये हमारी कौन सी बेटा, प्रतिध्वनि विधि। अब बात करते हैं थोड़ा रडार विधि के बारे में। क्या बात करते हैं, रडार विधि के बारे में। बेटा रडार विधि में क्या होता है, चीज यही होती है, बस थोड़ा सा उसका जो चाल है वो बदल जाती है। अब रडार विधि में सबने सुना होगा कि जब पहाड़ बहुत सारी आपने सुना होगा न्यूज में कि किसी का एरोप्लेन आ रहा था और हमारे रडार ने उसको पकड़ लिया। तो रडार क्या होता है बेटा, रडार क्या होता है, कैसे पकड़ता है रडार को, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक रडार होता है, एक मशीन होती है जो बेटा क्या करती है, वो तरंगे निकालती है, क्या बेटा, तरंग निकालती है। तरंग क्या होती है, जो तरंग होती है हमारी क्या बेटा, एक तरह की उसकी चाल कितनी होती है, जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वही चाल होती है। अगर उसको हम सी लिखें तो सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकंड चाल में होती है, ये तरंग की चाल होती है। तरंगे जो चलती हैं प्रकाश की चाल के बराबर ही चलती हैं, ठीक है बेटा। तो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब फॉर एग्जांपल हमें मान लो कि कोई चीज यहाँ पर रखी है, कोई चीज यहाँ पे रखी है, हमको इसकी दूरी पता करनी है कि ये अगर इस बिंदु पे हम हैं, इस बिंदु से इसकी दूरी पता करनी है किसकी बेटा, रडार विधि द्वारा। तो कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ पर बेटा क्या एक तरंग छोड़ दी, अब वो तरंग बेटा वो जाएगी इसे टकरा के फिर से वापस आ जाएगी, वही जो पिछले वाले में हुआ था, टकरा के वापस आ जाएगी। लेकिन तरंग की चाल कितनी होगी बेटा, वो मान लिया हमने c है, वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो c की चाल है, चाल है। अब वो तरंग बेटा गई, हमने कहा कि इसके बीच की दूरी कितनी बेटा, मान लो d है, ये यहां से d दूरी पे था, ठीक। तो ये d की जो वैल्यू आई कितना है बेटा, वो d बराबर कितना होगा, d बराबर होगा जो उसकी चाल है c और गुणे जो फिर समय लिया होगा बेटा। देखो जब यहाँ तरंग छोड़ी गई, यहाँ से टकरा के तरंग वापस आई, और जब यहाँ वापस आई तो पता चला कि हाँ अब पहुंच गई हमारे पास, तो उसने कुल समय कितना लिया होगा, मान लो उसने कुल समय लिया t, यहां से जाने में यहां तक आने में t समय लिया। तो अब जो दूरी निकल के आई कितनी निकल गई, चाल और गुणे समय, तो हमने पूरा कर दिया, मतलब दूरी ये वाली और प्लस ये वाली दूरी ऐड होकर दुगना दूरी हमारे पास आएगी। तो अब जो दूरी हमें पता करना है उसको आधा करना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल दूरी यहां से यहां तक की मिलेगी। तो हमने कहा c गुणे t बटे 2 कर दिया, तो हमको ये दूरी मिल गई जो कि इस चीज की हमें दूरी पता करनी थी। तो ये रडार विधि थी, दोनों विधियां लगभग वही है, लेकिन बस उसमें क्या होगा, हमें ध्वनि की चाल स्पीड यूज करनी है और इसमें हमको c की मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड यूज करनी है। ये हो गई रडार। अब हम बात करते हैं त्रिभुजन विधि। ये विधि सबने पढ़ी होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो वहां पर सब लोग जानते होंगे। वहां पर हमने आपने निकाला होगा कि कोई खंभा है जो इतनी दूर इतना लंबा है, हम यहाँ पे खड़े हैं किसी दूरी पे, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं a बिंदु पे, ये अगर d दूरी है यहाँ से, तो तुम्हें खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ये बताओ।
ये बताओ, ये सबने पढ़ा होगा त्रिभुज विधि। तो हमने देखा था कि यहाँ पर क्या बेटा थीटा का कोण लेते हैं, यहाँ पर थीटा का कोण लेते हैं करके तब निकालते हैं, tan थीटा करके निकालते हैं। तो वो सबने पढ़ा होगा कौन सी त्रिभुजन विधि, 10th क्लास में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं बनाई। तो अगर बाय चांस अगर हमको h निकालना है तो h का वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सभी जानते हैं कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार h/d। अगर आपको लंबाई ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई क्या होगा, h बराबर d इंटू tan थीटा, d इंटू tan थीटा, है ना बेटा। तो यहां से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है बेटा, ये त्रिभुजन विधि होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है लास्ट में, लंबन विधि, जरा इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल हमेशा आता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आप लोग। तो बेटा जो लंबन विधि होती है, ये विधि यूज की जाती है जो चीजें हमसे बहुत दूर होती हैं, बहुत दूर होती हैं, उनके लिए विधि हमारी यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो आपको पृथ्वी से निकालनी है चंद्रमा की दूरी। अब चंद्रमा की दूरी निकालनी है तो क्या फीता लेके नापेंगे, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से नहीं नाप सकते ना, नहीं निकाल सकते ना। तो ये कौन सी अप्रत्यक्ष विधि में ही निकालेंगे, और उसके लिए जो विधि यूज करते हैं बेटा, क्या लंबन विधि यूज करते हैं। लंबन विधि यूज करने से पहले जरा हम आपको एक चीज बता देते हैं। अगर आपने एक बेटा ये क्या लिया, एक क्या, ये क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है बेटा। अगर इस वृत्त को हम यहां से एक रेखा यहां खींचे और एक रेखा यहां खींच के इसका एक भाग इतना काट लें, देखा बेटा काट लिया, मतलब यहां पर एक चाप लगा के इन चीजों को काट लें। तो जो इतनी लंबाई होगी, ठीक है, होगी इतनी लंबाई होगी, ये बेटा क्या कुछ इस तरह की कुछ लंबाई होगी, ये लंबाई है नहीं जो ये कट के आएगा, इसकी लंबाई है। अब हमने कहा कि इसी वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसी वृत्त को थोड़ा बड़ा कर दें। अब अगर हम ये लंबाई काटेंगे, इतनी ही बराबर की लंबाई काटेंगे, जितनी बराबर यहां थी, जितनी बराबर यहां लंबाई थी, उतनी लंबाई यहां अगर काटेंगे तो हम देखेंगे बेटा जो ये वाला था ये कुछ हल्का सा गोल रहा होगा, ऐसे ये हल्का सा गोल रहा होगा। लेकिन जब इतनी लंबाई हमने यहां काटी तो ये रहेगा उतनी लंबाई, लेकिन थोड़ा सीधा हो जाएगा सीधा, ये थोड़ा गोल रहेगा लेकिन ये थोड़ा सीधा हो जाएगा। अगर हम एक वृत्त और बड़ा खींच दें, इससे बड़ा वृत्त खींच दें, लो इससे बड़ा वृत्त खींच दें, और इतनी ही लंबाई का हम यहां अगर काटना हो, हमको इतनी लंबाई काटना हो, ये कुछ करके ऐसे, देखा बेटा, इतनी लंबाई अगर हमको काटनी हो तो ये जो लंबाई आएगी ये लगभग इससे भी सीधी हो जाएगी। मतलब कि ये जो लंबाई हमारी आएगी लगभग सीधी हो जाएगी, ये गोल ना होकर थोड़ी बेटा क्या सीधी हो जाएगी, ये ऐसे सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर और करें तो ये और सीधी हो जाएगी। यानी जितना हम बड़ा वृत्त करते जाएंगे ये लंबाई हमारी क्या बेटा उतनी ही सीधी होती जाएगी, गोल ना होकर बेटा क्या उतनी सीधी होती जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है, सीधी होती जाएगी। तो इस केस में एक चीज कहा गया कि जब बहुत बड़ा वृत्त बन रहा हो, तो जो आर्क यानी कि ये जो हम काटे हैं यहाँ पे जो काटे हैं, जब बहुत बड़ा वृत्त बन रहा हो तो केंद्र से, अगर इसको सही से बना ले एक बार, अगर बहुत बड़ा वृत्त बन रहा हो तो केंद्र से अगर हम कोई चाप काटते हैं, अगर केंद्र से हम कोई चाप काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चाप हमने काटा, तो ये जो लंबाई हमारी मान ले, अगर बेटा ये लंबाई हमने मान ले क्या, अगर हम मान ले कैपिटल डी, क्या मान ले कैपिटल डी, ये लंबाई मान ले कैपिटल डी, और ये जो कोण बन रहा है इनके बीच में कितना मान लिया, थीटा। कितना कोण मान लिया बेटा, थीटा, इसको अलग लेते हैं, थीटा मान लिया। थीटा कोण अगर मान लिया, और इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की त्रिज्या ही तो होगी बेटा, ये त्रिज्या होगी। त्रिज्या हमने माना बेटा क्या, स्मॉल डी, क्या माना, स्मॉल डी, त्रिज्या माना स्मॉल डी। तो इस कंडीशन में जब त्रिभुज, जब ये हमारा वृत्त बहुत बड़ा हो, तो उस कंडीशन में अगर ये डी हमको निकालना है, ये लंबाई निकालनी हो, और ये कोण अगर थीटा हो, तो इस डी का मान हमारा होता है बेटा कितना होगा, डी बराबर ये वाला डी और गुणे थीटा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो, डी बराबर यानी ये लंबाई जो होगी, ये लंबाई हम निकाल सकते हैं इसकी त्रिज्या और गुणे बच्चे बन रहे उस छोटे से कोण के से, उस छोटे से कोण को हम गुणा कर दें तो वहां से डायरेक्ट हम इस
इसकी दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब हमारा वृत्त बहुत बड़ा हो, असमान रूप से बहुत बड़ा हो। छोटे वृत्त के लिए ये वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है। जब बहुत बड़ा हो, जब इतना बड़ा हो कि लगभग इसकी जो गोलाई है वो लगभग क्या बेटा सीधी हो जाए, उस कंडीशन में इसकी जो लंबाई होगी वो डी थीटा के लगभग बराबर होगी। एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, लगभग बराबर हो जाएगी अगर वृत्त बहुत बड़ा है। अगर वृत्त छोटा है तो बेटा बराबर नहीं होगी, तब ये फॉर्मूला हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा बात करें किसके, जब बहुत बड़ा वृत्त हो तब की बात करेंगे। डी बराबर कितना आएगा, डी थीटा का ये आएगा। तो अब इसलिए हमने क्यों बताया, ताकि लंबन विधि में हम ये तरीका यूज करने वाले हैं कि ये कैसे तरीका हमारा यूज होगा। अब हमने बात किया था, हमने कहा था कि हमको निकालनी है किसकी, चंद्रमा की दूरी निकालनी है पृथ्वी से। चंद्रमा की दूरी निकालनी है पृथ्वी से, या चंद्रमा की दूरी हमको निकालनी है पृथ्वी से कितना होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमने कहा ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। मान लो इस पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पृथ्वी पे हम खड़े हैं, और बेटा ये है हमारा चंद्रमा। क्या है बेटा, ये है हमारा चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा। ठीक, अब पृथ्वी पे, पृथ्वी इतनी छोटी तो होगी नहीं, पृथ्वी पे हम खड़े, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम खड़े हैं, यहाँ पृथ्वी है, कहीं बड़ी पृथ्वी है, इस पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, अब हम खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं कि चंद्रमा के हम इसको देख रहे हैं, किसको बेटा, एक सिरे को देख रहे हैं, इस कोने को देख रहे हैं। इस कोने को जब देखा तो एक रेखा हमने ऐसे मिला दी, और उसके बाद हमने इस सिरे को देखा, और वहीं इस बिंदु से हमने देखा और रेखा हमने इसको मिला दी, यहाँ पे मिला दी। ये हमारा हो गया चंद्रमा, और ये होगी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पे हम एक जगह खड़े हैं, यहां से हमने चंद्रमा को देखा और इसके दोनों सिरों को देखा और दोनों को मिलाने में रेखा मिला दी। हमने कहा जब हमने इस सिरे को देखा और इस सिरे को देखा तो जो दोनों को मिलाने में रेखाएं हैं उनके बीच में कोई कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है बेटा, अब बताओ क्या ये वही वाला जो हमने लंबन विधि के लिए शुरुआत के लिए समझाया था, क्या वो चीज नहीं बन गया? अगर हम मान लें कि ये चंद्रमा जो है पृथ्वी से ऐसे एक बहुत बड़े वृत्त में चारों तरफ क्या बेटा परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो जो वृत्त बना रहा होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो अगर वृत्त बहुत बड़ा होगा तो जब हम किसी एक जगह पे देखेंगे तो इसकी दूरी जो है वो हम लंबन विधि द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा? हमने कहा कि अगर इसका जो व्यास है, अगर व्यास चंद्रमा का हमको पता हो, मान लो कि व्यास उसका क्या है बेटा, डी है चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास अगर डी है तो चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी क्या होगी बेटा? जो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, जिस वृत्त में चंद्रमा हमारा घूम रहा है, जो उसकी त्रिज्या होगी। मान लो उसकी त्रिज्या क्या बेटा, स्मॉल डी है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी ही तो उसकी त्रिज्या होगी, जो ये लंबाई होगी वही लंबाई ये होगी, है ना बेटा? तो ये डी इसकी, स्मॉल डी इसकी त्रिज्या होगी, और कैपिटल डी क्या होगा, चंद्रमा की क्या व्यास होगा। कैपिटल डी क्या होगा, चंद्रमा का व्यास होगा। अब यहां से अगर हमको डी निकालना हो, चंद्रमा की दूरी निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? वही मेथड लगा दो। अगर ये त्रिज्या, ये वृत्त है और ये उसका छोटा सा क्या बेटा पार्ट कट रहा है और यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होता है हमारा डी गुणे थीटा। ये हमने पढ़ाया था, लेकिन हमको तो दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या है यहाँ पर डी है, तो इसलिए यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, डी बराबर हमारा होगा ये डी के बटे थीटा, ले आओ नीचे, डी बटे थीटा। हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं कि जो दूरी क्या होगी बेटा, डी बाई थीटा से करके निकाल सकते हैं। तो एक तरह का ये बेटा क्या लंबन विधि का एक प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं चंद्रमा की दूरी को निकालने के लिए। ठीक है बेटा, अब लंबन विधि का प्रयोग हम और भी कर सकते हैं, ये जगह कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो बेटा अब जो हमको पढ़ना है क्या है, प्रमुख मात्रकों में संबंध। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मात्रक होते हैं जिनमें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमको बेटा क्या चाहिए, उनके बीच में संबंध चाहिए। एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट करने के लिए हमको उनके बीच में संबंध चाहिए। तो वो संबंध क्या है, जरा उसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा लंबाई की बात करें, तो लंबाई में एक खगोलीय मात्रक जो होता है, एक खगोलीय मात्रक वो 1.4960 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। अब ये
खगोलीय मात्रक क्या होता है? बेटा जब ब्रह्मांड में हम जाते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत दूरियां बहुत ज्यादा होती हैं, हमारे कंपेयर में किलोमीटर तो सामने कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अगर चीजों को किलोमीटर में मापने लगे तो पता चला कि लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर, वो हमारे लिए समस्या हो जाएगी लिखने में ही। तो वहां पर हम किलोमीटर में नहीं माप सकते, तो वहां पर हमको बहुत बड़ी दूरियों का वाला मात्रक चाहिए। तो वहां पर हम क्या लेते हैं बेटा? खगोलीय मात्रक लेते हैं। खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूरज से पृथ्वी की जो दूरी होती है उसका माध्य जो होता है वो खगोलीय मात्रक होता है। यानी पृथ्वी से सूरज के बीच की जो दूरी है और उसका जो माध्य लेंगे वो हमारा एक खगोलीय मात्रक के बराबर होता है। तो एक खगोलीय मात्रक जो हमारा होगा 1.4960 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, सबको ध्यान में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष क्या होता है बेटा? सभी लोग जानते हैं जो प्रकाश की चाल होती है बेटा कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर प्रकाश की चाल 1 सेकंड में चले तो वो 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। अच्छा, अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी तो पूरे साल अगर उस चलती रहे तो कितना दूरी तय करेगी? वो दूरी जो होगी ना बेटा, जो पूरे साल दूरी तय करेगी उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी प्रकाश अगर पूरे साल चलेगी तो इतनी दूरी कवर कर लेगी और इसी को कहते हैं बेटा एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक पार्सेक की। एक पार्सेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं या इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये एक पार्सेक, ये भी एक बहुत बड़ी इकाई है जो कि ब्रह्मांड की दूरियों को मापने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक इंच। एक इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फुट में होता है 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक यार्ड में होता है 0.9144 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं एक मील में होता है 1.609 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं एक लीटर में बेटा 1000 सेंटीमीटर का अगर हम आयतन ले लें तो वो 1 लीटर के बराबर होता है। कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन अगर हम ले लेते हैं तो 1 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी इकाई है जो मीटर से बेटा 10⁻⁻10 गुना छोटी होती है। कितनी? 10⁻⁻10 गुना छोटी होती है, उसे कहते हैं बेटा एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा द्रव्यमान की। द्रव्यमान में सभी लोग जानते ही होंगे कि 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। एक स्लग जो होता है वो बेटा 14.59 किलोग्राम के बराबर होता है। और एक एमयू जो होता है, एमयू क्या होता है बेटा? जब परमाणु लेवल पर हम जाते हैं तो बहुत छोटी इकाइयां होती हैं तो उसको एमयू में नापते हैं। तो एक एमयू जो होता है 1.66 इंटू 10⁻22 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे द्रव्यमान के कुछ मात्रक हो गए जिनको हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर मात्रक तथा मापन का ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ये समाप्त होता है। अब जो हम अगला पढ़ेंगे बेटा वो त्रुटियां पढ़ेंगे। मापन में त्रुटियां कैसे कैसी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे दूर करते हैं या कैसे उनको कम करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये पार्ट मात्रक तथा मापन हमारा समाप्त होता है। अगला जो पार्ट हमारा है बेटा क्या है? मापन में त्रुटियां, उनको हम शुरू करेंगे। उसके पहले अगली क्लास में बेटा इन जो हमने अभी तक पढ़ा है मापन तथा मात्रक में, इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न को लगा के देखेंगे कि क्या हमारे प्रश्न लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर आप सवाल पूछेगा, उसका उत्तर भी हम वहां पे दे देंगे। तो आज की क्लास के साथ बेटा हम यहाँ पर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं इसके साथ ही, और अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आपको क्या करना है कि सबको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और दोस्तों को बताना है कि क्लास को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लें। पहले वीडियो से देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें और चीजें उनको समझ में आने लगेंगी और हमारे साथ कंटिन्यू रहें ताकि उनकी पढ़ाई ही चलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर तब तक आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।